Good, good morning, everyone. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 8 subject Social Science, and this video is specially made for you for your revision work. In this video, we are going to revise all the things of chapter 1, 2, and 3 of your textbook. So, this chapter 1, 2, and 3 are the beginning videos of our subject social science. Now, let's revise all the things which helps us in our test. क्योंकि आपने वीडियोस देखे हैं, पर अब सपोज आपके स्कूल में एग्ज़ाम्स होती है, तो किस तरह के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। तो बेसिकली हम यहाँ पे ट्रीट करने वाले हैं एमसीक्यूज। व्हाई वी आर रिवाइज एमसीक्यूज, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। तो दिस इज़ द टेक्निक टू लर्न लॉन्ग आंसर्स। जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो वहाँ पे बहुत लॉन्ग आंसर्स आएंगे 10th स्टैंडर्ड में। तो इस तरह के लॉन्ग आंसर्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो उसकी एक टेक्निक है एमसीक्यू पैटर्न। कि आप कोई भी लॉन्ग आंसर आप ले लीजिए, उसको आप एमसीक्यू क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके आंसर्स आप याद कर लीजिए, तो पूरा का पूरा लॉन्ग आंसर आपको इजीली याद हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न इन दिस रिवीजन वीडियो आई एम गोइंग टू टेक मैनी एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर चैप्टर्स। अब पॉसिबल है कि कोई आपकी टेस्ट हो उसमें एमसीक्यू भी आ सकते हैं डायरेक्ट। तो एमसीक्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने बनाया है। तो बेसिकली क्या होता है कि एमसीक्यूज कहीं से भी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फिल इन द ब्लैंक्स यू कैन कन्वर्ट इनटू एमसीक्यू, ट्रू एंड फॉल्स यू कैन कन्वर्ट इनटू एमसीक्यू, इवन मैचिंग ऑल्सो यू कैन कन्वर्ट इनटू एमसीक्यू। तो एमसीक्यू प्रिपरेशन के लिए इट इज़ नेसेसरी दैट यू रीड ऑल द चैप्टर प्रॉपरली। अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से रीड किया है तो एमसीक्यू में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अदरवाइज ओनली इफ यू आर प्रिपेयरिंग क्वेश्चन आंसर, देन यू लॉस योर मार्क इन एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। और बोर्ड के एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं, किस तरह से वो पूछते हैं, उसका कोई आइडिया नहीं होता है। Those who are reading all the chapter properly and remember all the things properly, they can write all the answers correctly. Otherwise, while you are mentioning the answer, you feel that you are mentioning right answer, but actually when the result come out, then mark is deducted. तो फिर हमें तब पता चलता है कि ये आंसर हमने रॉन्ग लिखा है। तो रिगार्डिंग दैट ये एट स्टैंडर्ड से ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो ये वीडियो उसके लिए ही है। तो यहाँ मैंने चैप्टर 1, 2 और 3 के जो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं। तो एक तो अगर आप लेटे लेटे वीडियो देख रहे हैं तो आप सीधे बैठ जाएं। सेकंड थिंग, दिस इज़ डिपेंड ऑन यू दैट इफ़ यू वांट टू राइट ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन योर नोटबुक और नॉट। अगर आपको लगता है कि मुझे लिख लेना चाहिए तो आप वीडियो देखते देखते लिख सकते हैं नोटबुक के अंदर। और आपको लगता है कि नहीं, मैं ये देख के ही मैं आंसर लर्न कर लूँगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक एक आंसर आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, लंबा वीडियो है, करीबन 50 मिनट्स या 1 आवर का भी वीडियो हो सकता है। तो are you ready for this? Okay, so let's start the video, and this time I am not telling you share the video, because this is revision video. You can see this, you can watch this video by your own self, but this I am definitely telling you that like the video and subscribe the channel. So let's start the video without wasting time. So first is chapter number 1, arrivals of Europeans in India. So in our video we discuss this concept very clearly and very deeply. Those
who still not watch this video, they start to watch all the videos. You can go to my playlist also. Some of the video I save in playlist. I am trying to store or save all the videos in playlist, but till then you have to find and you have to search the videos on YouTube. So first question is, Columbus was an inhabitant of. तो कोलंबस कहाँ का रहने वाला था, फर्स्ट क्वेश्चन ये है. तो हम उसका आंसर लिखेंगे, कोलंबस वॉज इनहेबिटेंट ऑफ इटली. इसका आंसर जो आएगा वो इटली आएगा. तो ये आपको याद रखना है कि कोलंबस जो था वो इटली का रहने वाला था. मैं यहाँ पे इस तरह से आंसर को आपके लिए लिख दूंगा, फिर जब भी आपको वीडियो देखना है आप उसको आंसर के साथ में भी लर्न कर सकते हैं. ऑप्शन कोई भी आए पर आपको इटली ध्यान रखना है कि कोलंबस जो था वो इटली का था, पोर्टुगल का नहीं था और फ्रांस का नहीं था. ये आपको याद रखना है. सेकंड है, विच पॉट. यहाँ पे क्वेश्चन में पॉट आएगा, यहाँ पे स्पॉट है तो हम उसको कर देते हैं पॉट. पॉट. Okay, which port did Columbus reach accidentally when he started out to discover a new sea route to India? तो जब कोलंबस इंडिया का नया सी रूट ढूंढने के लिए निकला तो वो एक्सीडेंटली कहाँ पे पहुँच गया था. तो ही वॉज रीच टू अमेरिका. अमेरिका, ये इसका आंसर है, अमेरिका. अब ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, हु डिस्कवर अमेरिका, इस तरह से भी. पर अगर कोलंबस की बात आती है तो आपको ये याद रखना है कि वो जो पहुंचा था वो पहुंचा था अमेरिका. सेकंड है, वास्को द गामा वॉज एन इनहेबिटेंट ऑफ. वास्को द गामा कहाँ का था, तो उसका आंसर आएगा पोर्टुगल. अब यहाँ पे आंसर आएगा पोर्टुगल. पोर्टुगल. तो यहाँ पे कंफ्यूजन ज़्यादा होता है कि कोलंबस में पोर्टुगल लिख देते हैं, वास्को दी गामा में इटली लिख देते हैं और आपका मार्क कट हो जाता है. तो कभी और कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्वेश्चन को बराबर आपको समझना है. जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप गैस नहीं कर सकते हो कि विच इज़ द करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन डिड वास्को दी गामा शिप रीच द पोर्ट ऑफ कालीकट. तो यहाँ पे ऑलरेडी एक आंसर आ गया कि वास्को दी गामा पहले कौन से पोर्ट के ऊपर पहुंचा था, तो कालीकट पे पहुंचा था. और यहाँ पे डेट है, हिस्ट्री में ये एक मेन है कि यहाँ पे आपको डेट्स याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डेट्स के ऊपर ही होते हैं और यही स्टूडेंट्स को काफ़ी बोरिंग लगता है. बट ये इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जब आप जनरल डिस्कशन करते हो और आपको डेट के साथ डिटेल्स पता होती है, देन यू आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ इम्प्रेशन अमंग ऑल द पीपल. तो वास्को दी गामा कब कालीकट पहुंचे थे, तो 22 मई 1498. 1498 को यहाँ पे आप सी भी लिख सकते हैं पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. आपके ऑप्शन में यहाँ पे क्या आता है वो बेसिक जो है वो यही है कॉन्सेप्ट कि ऑप्शन में जो लिखा है वो आपको लिखना है. पर वास्को दी गामा अगर इंडिया कब आया ऐसा पूछा जाए तो आपको 22 में आंसर याद रखना है, विथ ईयर 1498. नेक्स्ट है, ऑन विच पोर्ट डिड द पोर्टुगीज फर्स्ट एस्टाब्लिश द फोर्ट इन 1500 CE. तो ऑब्वियसली वो कालीकट पहुंचे थे तो वहाँ पे ही उन्होंने एस्टाब्लिश किया होगा अपना फर्स्ट जो फोर्ट था वो. तो यहाँ पे आपको लिखना है कालीकट. कालीकट. तो इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं. ऑप्शन चाहे कोई भी हो, पर आपको आंसर ये याद रखना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर यही है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए. नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड द पोर्टुगीज गेन विक्ट्री ओवर गोवा. वापस एक डेट वाला क्वेश्चन आया. तो गोवा में कब उन्होंने कैप्चर किया था गोवा को, तो यहाँ पे आंसर आएगा इन 1506. यहाँ पे थोड़ी डेट में कंफ्यूजन है, कुछ जगह पे 1510 लिखा है, कुछ जगह पे 1506 लिखा है,
पर हमें टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलना है, तो टेक्स्ट बुक में 1506 है, तो आपको भी वही आंसर याद रखना है कि 1506 में पोर्टुगीज गेन विक्ट्री ओवर गोवा। नेक्स्ट है, विच मुगल एम्परर रूल्ड ओवर दिल्ली व्हेन द पोर्टुगीज एस्टैब्लिश्ड द फोर्ट ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली। तो जब पोर्टुगीज़ों ने यहाँ पे हुगली रिवर के पास कलकत्ता में अपना फोर्ट बनाया, तब इंडिया में कौन से मुगल एम्परर थे, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे आंसर आएगा शाहजहाँ। शाहजहाँ। तो ये आपका आंसर एक हो गया और आपका 1 मार्क सिक्योर हो गया। तो ये एक आंसर है। नेक्स्ट है, द डच आर इनहेबिटेंट ऑफ। डच कहाँ के रहने वाले थे? तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है हॉलैंड और नेदरलैंड, दोनों आप लिखोगे चलेगा। हॉलैंड, नेदरलैंड, यहाँ पे एक मैं स्लैश कर देता हूँ। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। आपके ऑप्शन में अगर हॉलैंड और नेदरलैंड दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों सेम ही है, पहले नेदरलैंड के नाम से जाना जाता था, अब हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हुज कंपटीशन कुड बी टच नॉट विथस्टैंड। डच, यहाँ पे टच एक वर्ड आ गया है तो हमें आएगा यहाँ पे डच। तो ये हम एक DUTCH, डच। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें कि भाई डच किसके सामने कंपटीशन में नहीं टिक सके। तो हम उसका आंसर लिखेंगे, डच की कंपटीशन जो थी ब्रिटिशर्स के साथ और उनके सामने वो नहीं टिक सके। तो यहाँ आंसर आएगा ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स के सामने इनकी कंपटीशन थी और उनके सामने डच ज़्यादा कंपटीशन में, ट्रेडिंग कंपटीशन में वो ज़्यादा विस्टैंड नहीं कर सके, यानी कंपटीशन में, ट्रेडिंग कंपटीशन में वो उनके सामने ज़्यादा टिक नहीं सके। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन वाज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी। तो यहाँ पे आपको लिखना है इन 1600। तो एक दूसरा इसके अंदर ये होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में एस्टैब्लिश हुई थी, फिर वो लोग 1608 में इंडिया आए थे। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन हो तो आपको लिखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन। चलो, नेक्स्ट है, विच मुगल एम्परर परमिटेड द ब्रिटिश टू स्टार्ट ट्रेड इन सूरत। सूरत में किस मुगल एम्परर ने ब्रिटिशर्स को परमिशन दी थी कि वो अपना ट्रेड चालू करे। तो वो आंसर आएगा जहांगीर। तब यहाँ इंडिया में जहांगीर का रूल था। तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे जहांगीर। ओके, तो ये आपका और एक आंसर हो गया जहांगीर। अब बंगाल में किन्होंने परमिशन दी थी ब्रिटिशर्स को, तो बंगाल में आएगा शाहजहाँ। तो यहाँ पे हमें लिखना है शाहजहाँ। शाहजहाँ ने बंगाल में परमिशन दी थी ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने की, और सूरत में जो थी वो जहांगीर ने दी थी। व्हेन वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी, तो उसमें लिखना है आपको इन 1664। इन 1664, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी। अब क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड द फर्स्ट ब्रिटिश शिप टू रीच इंडिया। फर्स्ट
ब्रिटिश शिप जो था वो इंडिया में कब आया था? तो अभी मैंने उसका आंसर दिया इन 1608। इन 1608। तो ये ईयर एक आपको याद रखना है। तो ये है यहाँ तक के क्वेश्चन। आगे हैं, फ्रॉम वेयर डिड द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्ट दैट ट्रेड? ब्रिटिशर्स ने अपना फर्स्ट ट्रेड कहाँ से चालू किया था करना? तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। तो यहाँ से ब्रिटिशर्स ने अपना ट्रेड स्टार्ट किया था हमारी कंट्री में, इंडिया में। फिर नेक्स्ट है, फ्रॉम विच मुगल एम्परर डिड द ब्रिटिश गेट परमिशन फॉर टैक्स फ्री ट्रेड इन बंगाल? ये बंगाल यहाँ पे नहीं है, पर ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये फर्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है फ्रॉम औरंगजेब। औरंगजेब ने इनको परमिशन दी थी टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए। औरंगजेब औरंगजेब ने इनको परमिशन दी थी टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए बंगाल में। बंगाल भी आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है। अगर सपोज प्लेस के बारे में पूछा जाए तो आपको बंगाल आंसर लिखना है। अब व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट? तो ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस है। तो इसको याद रखना है इन 1757। क्यों ये जेन्युइन क्वेश्चन है? क्योंकि दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियाज़ हिस्ट्री। अब हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1756? तो यहाँ पे लिखना है आपको सिराज उद-दौला। सिराज उद दौला, DAULAH। सिराज उद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बने थे 1756 में। अब नेक्स्ट जो है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फोर्ट? तो यहाँ पे आएगा इन 1764। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जो था वो हुआ था बंगाल में। बक्सर करके विलेज है वहाँ पे। फिर नेक्स्ट है, हुम डिड द ब्रिटिश अपॉइंट एज द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी? यानी सिराज उद्दौला के बाद उन्होंने बंगाल का नवाब किसको बनाया था? तो इसका क्वेश्चन आएगा, उसका जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफ़र, जिन्होंने इनके साथ गद्दारी की थी सिराजुद्दौला के साथ। तो मीर जाफ़र इसका आंसर आएगा। अगर ये मीर जाफ़र ने वो टाइम पे ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं किया होता तो इट इज़ माइट बी पॉसिबल दैट ब्रिटिश नेवर रूल्ड ऑन आवर कंट्री। बट अब हिस्ट्री को कौन चेंज कर सकता है? पर आंसर आपको याद रखना है मीर जाफ़र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव कंस्पायर्ड टू मर्डर ऑफ? यानी रॉबर्ट क्लाइव ने किसका मर्डर किया था? तो वही आंसर आएगा सिराजुद्दौला। तो आपको याद रखना है कि सिराज उद्दौला। नेक्स्ट है, आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफ़र हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल? मीर जाफ़र की डेथ के बाद कौन बंगाल के नवाब बने? तो आफ्टर दैट ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में सब कुछ ले लिया था, तो वो डायरेक्टली बन गया था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव खुद ही वहाँ के नवाब बन गए थे, गवर्नर बन गए थे। रॉबर्ट
क्लाइव। तो इस तरह के भी ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हु वाज द इटालियन हु एक्सेप्टेड द चैलेंज टू डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया? वो कौन इटालियन एक्सप्लोरर था जिन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था इंडिया तक आने का, नया सी रूट ढूंढने के लिए? तो ऑब्वियसली कोलंबस आंसर यहाँ पे आएगा। मैंने आगे ही आपको बोला कि कुछ क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकते हैं, पर वहाँ पे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। एक बार क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आंसर बेसिकली आपको पता ही होता है, पर क्वेश्चन को जज करने करने की मिस्टेक की वजह से हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है वो हमें देखना है पहले। तो बेसिकली एग्ज़ाम में एकदम फटाफट नहीं लिखना चाहिए, आराम से क्वेश्चन को 3-4 टाइम्स रीड करो, अपने आप उसका आंसर आपको याद आ जाएगा अगर आपने स्टडी की है तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में पूरा चैप्टर ही रीड कर देना है। 3-5-7 टाइम्स आप रीड करोगे पूरा चैप्टर, ऑटोमेटिकली आपको सब डिटेल्स आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो यहाँ कोलंबस आंसर आएगा। हु डिस्कवर्ड अमेरिका? अमेरिका किसने डिस्कवर्ड किया था? तो उसका भी आंसर आएगा कोलंबस। तो यहाँ पे देखिए एक ही आंसर है पर क्वेश्चन कितने अलग अलग टाइप के हैं। आगे भी एक आ गया, यहाँ पे दो आए, आंसर सेम है, कोलंबस ही है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया। और एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन 1498 सी विच किंग रूल्ड ओवर कालीकट? कालीकट में कौन से रूलर का रूल था? तो अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा हो तो बहुत ही इजी आपको आ जाएगा। तो वो थे जैमोरिन। जैमोरिन जो थे वो वहाँ के रूलर थे 1498 में, जब वास्को दी गामा यहाँ इंडिया आया तब। तो ये कुछ क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के। अब हम सेकंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि ज्योग्राफी का चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये, और आंसर्स भी बहुत ही इजी है कुछ आंसर्स को छोड़ के, पर हम उसको 1 बाय 1 अटेम्प्ट करेंगे। तो फर्स्ट है, हाउ मैनी स्पीयर्स डज अर्थ हैव? अर्थ के ऊपर कितने स्पीयर हैं? तो सिंपल आंसर है यहाँ पे 4। तो ये आपको याद रखना है, 4 है। पर पढ़ा ही नहीं होगा तो फिर पता नहीं होगा कि कितने हैं। अब नेक्स्ट है, हाउ मच सरफेस एरिया डज द लिथोस्फीयर ऑक्यूपाई? लिथोस्फीयर कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है? तो यहाँ पे आता है 29%। 29% लिथोस्फीयर है वो, 29% जो एरिया है वो ऑक्यूपाई करता है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके कलर को हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। इसको चलिए ये हो गया। नेक्स्ट है, विच स्पीयर ऑफ अर्थ कैन नॉट बी सीन? कौन सा ऐसा स्पीयर है जो देखा नहीं जाता है, यानी जिसको हम नहीं देख सकते वैसा कौन सा? तो आंसर है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को हम फील कर सकते हैं पर देख नहीं सकते हैं। एटमॉस्फेयर, ये इसका आंसर हो गया, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है, विच स्पीयर ऑफ अर्थ हैज़ नेदर कलर नो टेस्ट और स्मेल? तो वो उसका भी आंसर एटमॉस्फेयर आएगा। तो ये एक ही क्वेश्चन है, अलग टाइप से पूछा है, आंसर सेम है, पर इस तरह से अलग अलग फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके पूछ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेयर जो है उसका कलर भी नहीं है और टेस्ट भी नहीं है और स्मेल भी नहीं है। नेक्स्ट है, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? तो ये तो बहुत ही सिंपल है,
इसका आंसर है रेन, RAIN, रेन। रेन जो है वो मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है अर्थ के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है हाउ मच सरफेस एरिया डज हाइड्रोस्फीयर कवर। हाइड्रोस्फीयर कितना एरिया कवर करता है? तो 29 लिथोस्फीयर ने कर दिया, तो 100 में से 29 निकाल दो तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो वो है 71%। तो इसका आंसर आएगा 71%। हाउ डीप ओशंस ट्रेंचेस, यानी ओशंस कितना डीप है? तो वो है 10 to 11 किलोमीटर, 10 to 11 किलोमीटर डीप है। तो ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में भले कोई भी हो, पर आपको जो आंसर है वो यही लिखना है, 10 to 11 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है कि उतना ही उसकी डेप्थ है। नेक्स्ट है हाउ मच ऑफ अर्थ्स टोटल वाटर इज इन द ओशन। तो वो है 97%। जितना भी अर्थ के ऊपर वाटर है उसमें से 97% जो है वो ओशन के अंदर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 97%। नेक्स्ट है अप टू हाउ मैनी किलोमीटर्स अबाउट द सरफेस डज एटमोसफियर एक्सटेंड, यानी अर्थ सरफेस से एटमोसफियर कहाँ तक ऊपर जाता है? तो वो आता है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। इतना हाइट तक एटमॉस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है, 1600 किलोमीटर ऊपर तक अर्थ सरफेस से। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन की प्रोपोर्शन एटमॉस्फेयर में कितनी है? तो वो है 78%। 78% कि जितने भी अलग अलग गैसेस है उसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट जो है वो व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन कितनी है? तो 21% है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 21%। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन का आंसर। चलो, विच एटमॉस्फेरिक गैस प्रिवेंट्स अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग अर्थ। ऐसा कौन सा गैस है जो सन के अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ तक आने आने से रोकता है? तो वो है ओजोन। ओजोन जो है वो ये काम करता है, इसलिए पॉल्यूशन हमें कम करना चाहिए, क्योंकि उससे ये ओजोन लेयर जो है वो डैमेज हो जाता है। अगर ओजोन लेयर डैमेज हो गया तो फिर ये अल्ट्रावायलेट रेस जो है वो अर्थ तक आएगी और फिर हमारी स्किन जो है जल जाएगी और हम मर जाएंगे। नेक्स्ट है विच एटमॉस्फेरिक गैस रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन से क्या होता है, फायर जो है ऑक्सीजन से बढ़ता है, तो उसको कौन सा गैस है जो कंट्रोल करता है? तो वो है नाइट्रोजन। इसलिए नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, 78% नाइट्रोजन है। उसका रीज़न यही है, अगर ऑक्सीजन 78% होता तो अर्थ के ऊपर कुछ भी बचता नहीं, सब जल जाता। तो नाइट्रोजन है वो इंटेंसिटी ऑक्सीजन की कम करता है। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर स्प्रेड सनराइज इन ऑल डायरेक्शन। तो जो सनरेज जो है उसको सभी डायरेक्शन में कौन स्प्रेड करता है? तो वो है हमारे डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल की वजह से रिफ्लेक्शन होता है, डस्ट पार्टिकल्स, सन रेज का रिफ्लेक्शन होता है, जैसे मिरर में से कैसा रिफ्लेक्शन होता है इस तरह से, और वो सब जगह पे स्प्रेड होता है। नेक्स्ट है विच गैस इंक्रीज इन वॉल्यूम इन एरियाज ऑफ हैवी व्हीकल ट्रैफिक। जहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है उसमें कौन सा डेंजरस गैस है जिसका वॉल्यूम बढ़ता है? तो वो है कार्बन
मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड जो है वो इंक्रीज होता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द डेंजरियस गैस फॉर आवर हेल्थ। ये हमारी जान भी ले सकता है, इतना पावरफुल होता है। चलो अभी नेक्स्ट है, विच गैस कॉसेस ग्लोबल वार्मिंग व्हेन इंक्रीज इन वॉल्यूम। ग्लोबल वार्मिंग कौन से गैस के बढ़ने की वजह से होता है? तो सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड, या तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं CO2, CO2 लिखोगे तो भी चलेगा। आपके उसमें ऑप्शन में क्या आता है वो आपको ध्यान रखना है। अगर CO2 लिखा है तो CO2, अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए फिर नेक्स्ट है, द अर्थ इज़ अ मेंबर ऑफ विच फैमिली। यहाँ पे ऑफ दो बार हो गया है तो हम उसको एक बार कट कर देते हैं। ओके, तो सिंपल है, उसका आंसर क्या आएगा? सोलर फैमिली। और कौन सी फैमिली की मेंबर है? तो हमारी फैमिली की तो है नहीं, तो आंसर आएगा सोलार। सोलार लिखोगे तो भी चलेगा, सोलार फैमिली अगर लिखा है तो भी चलेगा, दोनों आंसर करेक्ट ही है। यहाँ पे इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सोलार। ठीक है, द फ्रेश वाटर इज़ अ गिफ्ट ऑफ विच स्फीयर। तो फ्रेश वाटर है तो आंसर आएगा हाइड्रोस्फीयर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोस्फीयर। तो ये आपका एक आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है, द लिथोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ। लिथोस्फीयर किससे बना है? तो इसका आंसर क्या हम लिखेंगे कि भाई लिथोस्फीयर किस चीज़ से बना है? तो आएगा रॉक्स एंड सॉइल। तो यहाँ पे लिखना है आपको रॉक्स एंड सॉइल। ये अगर आपके ऑप्शन हो तो आपको यही ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट है, द मोस्ट प्रोमिनेंट लिक्विड कंपोनेंट इन द एटमोसफियर। एटमोसफियर में जो मोस्ट प्रोमिनेंट लिक्विड कंपोनेंट है वो क्या है? तो वो है वाटर। सिंपल आंसर है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वाटर। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये आपके सेकंड चैप्टर के कुछ MCQs हैं। अब देखते हैं थर्ड चैप्टर में। तो थर्ड चैप्टर में फर्स्ट है, व्हाट विथ व्हाट डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किससे चालू होता है? तो हमें पता होना चाहिए कि वो आंसर है प्रियम्बल। प्रियम्बल से चालू होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, सिलेक्ट करना है प्रियम्बल। जो एक इंडेक्स होता है हमारी टेक्स्ट बुक का, वैसा ये प्रियम्बल से ये चालू होता है। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी स्टार्ट वर्किंग। यहाँ पे वापस डेट आई, तो कब चालू किया था कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ने काम करना? तो वो आएगा 9 दिसंबर। 9 दिसंबर 1946। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दो आ गया है, ईयर भी आ गया, डेट भी आ गई। अगर कोई एक ही चीज़ पूछी है, एक ही ऑप्शन है, तो आपको वही सिलेक्ट करना है। चलो नेक्स्ट है, हु रिप्रेजेंटेड द एंग्लो इंडियंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूंट कमिटी। कॉन्स्टिट्यूंट कमिटी में एंग्लो इंडियंस जो कम्युनिटी है उसको किसने रिप्रेजेंट किया था? ये क्वेश्चन है। तो उसका आंसर आएगा ये, एक बार सेट कर दूं वापस।
चलिए, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा फ्रैंक एंथोनी। यहाँ पे आपको आंसर याद रखना है, फ्रैंक एंथोनी। ये जो थे, इन्होंने एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंट किया था, फ्रैंक एंथोनी। चलिए, अभी इसका भी कलर चेंज करना पड़ेगा। कलर हम इसका कर देते हैं ब्लू। ओके, नेक्स्ट है, हु रिप्रेजेंटेड द पारसी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। पारसी को किसने रिप्रेजेंट किया था? तो यहाँ पे आंसर आएगा HP मोदी। HP मोदी, नरेंद्र मोदी नहीं, HP मोदी। HP मोदी जो थे, उन्होंने पारसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट है, हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो यहाँ पे आएगा आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इसके चेयरमैन प्रेसिडेंट थे। अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर्म। ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड कौन थे? तो यहाँ पे आंसर आएगा डॉक्टर BR आम्बेडकर। भीमराव आम्बेडकर भी अगर आए तो भी ठीक है, अगर BR आम्बेडकर ऑप्शन हो तो आपको वही सिलेक्ट करना है, आम्बेडकर। ओके, तो इसका आंसर आएगा डॉक्टर BR आम्बेडकर। ओके, नेक्स्ट है, ये चार ऑप्शन साथ में ही है। हु फ्रॉम द फॉलोइंग वाज द फीमेल मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। तो एनी बेसेंट है, इंदिरा गांधी है, कमला देवी है और सरोजनी नायडू है। तो इसमें आंसर आएगा सरोजनी नायडू। तो मैं वहाँ पे एक बॉक्स बना दूंगा आंसर के ऊपर। तो यहाँ पे आंसर आएगा सरोजनी नायडू। ओके, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कब उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया था? तो वो आएगा 26 नवंबर 26 नवंबर 1949। यानी इन्होंने बोल दिया था कि भाई अब हमारा काम यहाँ पे हो गया है, अब आप जब उसको डिक्लेयर करना चाहो तब आप कर सकते हो। तो ये होगा 26 नवंबर 1949। ये आपको ज़रा देखना पड़ेगा, स्मॉल हैंड राइटिंग में है, तो इसको जूम करोगे ऐसा, स्क्रीन जूम करोगे तो आपको दिख जाएगा। फिर भी एक और हमारे पास ऑप्शन है, हम उसको ट्राई करते हैं कि ये जो है इसको और थोड़ा इधर और थोड़ा इसको स्मॉल करके देखते हैं। चलिए, ये भी बराबर है। अब ये जो बॉक्स है उसको निकाल देना पड़ेगा। अब ये जो क्वेश्चंस के आंसर हैं उसको एक एक सिलेक्ट करके इस तरह से रखने पड़ेंगे, तो वो बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको भी हम थोड़ा जूम कर देते हैं। ओके, ये सब तो बराबर है। यहाँ सरोजनी नायडू के ऊपर हमें एक सर्कल करना बाकी है, तो ये इसका आंसर हो गया। BR आम्बेडकर इनका आंसर हो गया।
राजेंद्र प्रसाद, इनका आंसर हो गया। HP मोदी जो है, फ्रैंक एंथोनी यहाँ पे है। HP मोदी क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा है? चलो ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे सरोजिनी नायडू के ऊपर हमें एक स्क्वायर बनाना है, तो आपको पता चले कि यही आपका आंसर है। चलिए ये डन हो गया। इसको ब्रैकेट को और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इस तरह से, ओके। चलिए ये डन हो गया। नेक्स्ट है, विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे हमने कौन से डे को डिक्लेयर किया था? तो ये तो हम सबको पता ही है, 26 जनवरी 1950। तो 1950 को हमने इंडिया को रिपब्लिक डिक्लेयर किया था, यानी द गवर्नमेंट विच रन बाय द पीपल themselves, दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। हम ही हमारे लीडर को चूज करेंगे, उसको रिपब्लिक बोलते हैं। तो ये है इसका आंसर, रिपब्लिक। नेक्स्ट है, व्हेन वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड। तो 26 जनवरी को ही हुआ था, इसलिए तो हमने वो दिन को रिपब्लिक डे डिक्लेयर किया था, 26 जनवरी। तो ये इसका आंसर हो गया 26 जनवरी। ओके, नेक्स्ट है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स अ जनरल इलेक्शन हेल्ड इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में कितने साल में जनरल इलेक्शन होता है? तो इसका आंसर आएगा आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल के बाद हमारी कंट्री में जनरल इलेक्शन होता है, जिसको लोकसभा इलेक्शन हम बोलते हैं। नेक्स्ट है, एट वॉट एज डज एन इंडियन सिटीजन गेन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। यानी आपको वोटिंग का राइट्स कब मिलता है? तो वो आता है 18 ईयर्स। 18 ईयर्स, जब आप 18 ईयर्स के हो जाओगे तो आपके पास ये वोटिंग का राइट आ जाएगा कि आप भी वोट दे सकते हैं। बाय व्हाट नेम इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नॉन। पार्लियामेंट का अपर हाउस जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो है राज्यसभा। राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। और लोअर हाउस है वो, तो वो लोकसभा के नाम से लोअर हाउस को जाना जाता है। ओके, तो ये है कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही आएंगे, इसमें से भी आ सकते हैं, इस जैसे भी आ सकते हैं, इसके अलावा भी आ सकते हैं। और जब एग्ज़ाम की बात होती है तो एक डेफिनेटली होता है कि हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए, हमारा सब रीडिंग हो गया होना चाहिए, तो एग्ज़ाम इजीली हम दे सकते हैं। तो ये है रिवीजन वीडियो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं टेक्स्ट करके। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। फिर जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है वो चैप्टर 7 के ऊपर होने वाला है, एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में, जो ज्योग्राफी का चैप्टर है। डेट आई एम गोइंग टू अपलोड वेरी सून। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।